अच्छा, वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा डिस्कस किया। अब आते हैं कि यूज ऑफ सप्लाई चेन फैसिलिटेटर्स। अब फैसिलिटेटर्स क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर कौन होते हैं? जो आपके जो आप जो चीज को फराम कर रहे हैं, जिसको भिजवा रहे हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपके ही कंपनी पे होता है, आपके जो प्रोडक्ट्स होता है उसी पे होता है, तो उसके लिए इसकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को हम आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक भी हम कह सकते हैं, और इसको हम कुछ जगहों पे ये ही कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये थोड़ा सा इसको आपने समझना है कि लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसको पता नहीं चलता कि लॉजिस्टिक क्या है और सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन तो आपका द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स को कहते हैं, और जो लॉजिस्टिक होता है, जो आपकी पैकेजिंग, जहां पर आप ये चीज को रखते हैं, तो वो आपका लॉजिस्टिक में आता है। ठीक है ना? अब आप देख लें कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या है। अब आप इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको ले लें, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या है? 3PL जिसको हम कहते हैं, मतलब बायर एंड सेलर के दरमियान जो आप पार्टीज इन्वॉल्व होती है। बायर एंड सेलर से क्या मुराद? कि जो बंदा एक चीज को आ, मतलब परचेज कर रहा है और जो भिजवा रहा है, जो कंपनी है, इसके दरमियान जितने भी पार्टीज हैं और उसका जो रिलेशन है, जो ट्रांजैक्शनल है, जो भी पर्सपेक्टिव है, तो वो क्या है? वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है। मतलब जो एक बंदा एक चीज को ऑर्डर कर रहा है और दूसरा भिजवा रहा है, इसके दरमियान जो भी पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब जो कंपनी ने अपने साथ जो है लिंक किए हैं, जो भी पार्टीज, वो आपके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में आते हैं। और कभी कभी आपका ये फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक पे भी जा सकता है। कहाँ पर? फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक तवाई अफगान स्टूडेंट्स दोबारा لکه تاسو یو قسم ته چې دی یو آउटसोर्सिंग یو کانټریکټ لاجستیک ته ویل شي. یعنی یو کس سره تا کانټریکټ کړی کنه، یو معاهده دې کړی و سره، صحیح ده؟ نو چې هغه معاهده چې وستا هغه کسانو سره وی ترمنځ چې یو کس یو پروډکټ خرڅي او بلې اخلي، دا غي ترمنځ چې څومره ریلیشن دی د خلکو، هغه ته موږ تھرد پارټي لاجستیک وایي. دا غي ترمنځ چې څومره خلک انوالو دي، دا غي ترمنځ هغه لانګ ټرم پرسپیکټیو کې دي، کې شارټ ټرم څه دي، هغه 3PL هغه ته موږ وایي تھرد پارټي لاجستیک وایي. او کله کله دا موږ چې دی په فورث پارټي لاجستیک کې بچو. ټیک ده؟ ها، بس بیا چې موږ ګورو د دې موږ چې کله یو براډ پرسپیکټیو شو، چې کله موږ دا نارو او موږ مانیفیکچر چې دی هغه باره کې موږ خبرو کو. ټیک ده؟ او بیا دا هغه ویرهاوسینګ خو تاسو ته پته چې هغه تاسو په لاجستیک کې راځي. لاجستیک ګوره یو خو سپلای چین دی، ما مخکې تاسو ته وضاحت وکړو، یو سپلای چین دی او بل چې موږ سره لاجستیک دی. لاجستیک مطلب چرته چې ویر هاوسینګ ته کې یو چیز دی او کله ترانسپورټیشن ته یو چیز ته تیارې، هغه د پاره لکه یو داسې میډیسنز دي چې هغه د پاره په باکس تاسو ساتي، یو میډیسن دی هغه د پاره باکس ته نه ساتي، نو دا غي ترمنځ څومره خبرې چې دی هغه په ویر هاوسینګ او په لاجستیک کې ته دا خبرې دا غي کې. ټیک ده؟ ها، دې کې څه مثالونه دي تاسو کتلې شي، دې کې تاسو یو پی ایس دی یا تاسو سره ډي ایچ ال چې دا غي سپلای چین چې تاسو وګورئ، یا دا نور څومره چې دي دا غي سپلای چین وګورئ، نو هغه کې بیا د لاجستیک اهمیت هم دی، او هغه کې بیا تاسو سره چې دی د 3PL ضرورت هم دی. 3PL ځکه ضرورت دی لکه اوس ته یو علی بابا نه چې سیس ته آرډر کې، ما مخکې تاسو سره ډیسکشن پدې کړی دی چې یو سیس ته آرډر کې، نو علی بابا ته ډایرکټ نه راځي، هغه خامخا ځان سره 3PL इन्वॉल्व करें। मतलब आप अलीबाबा से जो चीज आप ऑर्डर कर रहे हैं, एक चीज आप ले रहे हैं, तो वो आपको डायरेक्ट आपको नहीं देते, किसी अपने ही लिंक से नहीं देते, आपको फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक मतलब दराज से, DHL से, TCS के थ्रू या जो भी है उसके जरिए आपको प्रोडक्ट भिजवाते हैं। और फिर मैंने आपको फ्री बीज का मिसाल भी दिया कि फ्री शिपिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स यानी आपके अगर आप उसमें टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व है, ये आपने जहन में रखना है कि जब आप एक चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं तो उस पर अगर टाइम ज़्यादा लगे, मतलब फ्री शिपिंग पे आपका टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि वो फ्री आ रहा है, तो उस पर तकरीबन आपके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स या आपके 3 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ को विद इन वीक ऑर्डर कर रहे हैं DHL के थ्रू या TCS मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या फोर्थ, वो भी आपका फोर्थ फिफ्थ पार्टी पे आएगा, लेकिन
वो जो प्रोडक्ट होगा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, उस पर 3 महीने भी लग सकते हैं, 2-2.5 महीने हाँ मखा लगे। लेकिन जो आप डायरेक्ट एक चीज को आप कह रहे हैं कि मुझे बस हफ्ते में मिल जाए या 10 दिन में मिल जाए, तो उस पर फिर आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है। अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, जिस तरह मैंने पहले वजाहत किया कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो आपके जितने भी उसके दरमियान है, अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, अब कुछ इस तरह के लॉजिस्टिक वाले होते हैं, मतलब जो आपके सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले होते हैं, या आपके जितने भी यहाँ पर ये दरेवड़ो वाला है, या आपके स्पीडी बादशाह है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार उसके पास इतना टाइम नहीं है, टीसीएस वालों के पास, डीएचएल वालों के पास टाइम नहीं है, तो वो जो लोकल एरियाज में ये दरेवड़ो वाले होते हैं, या आपके पास स्पीडी बादशाह वाले होते हैं, तो उसको अपने साथ मिला लेते हैं। तो इसमें अगर आप देख ले तो 1990s में ये कॉन्सेप्ट आया है फोर्थ पार्टी। थर्ड पार्टी तो आपको पता है, लेकिन ये 90s में फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है कि आपका जो भी चीज होता है वो आपका थर्ड पार्टी से लेकर फोर्थ पार्टी में मतलब उसको दे देते हैं, और वो किसी लोकल एरिया में उसको इंश्योर करते हैं। वही बात है कि वही आपका थर्ड पार्टी है, लेकिन ये किसी और को देते हैं कि यार उस इलाके में हमारा एक्सेस नहीं है, और उस इलाके में इस लोकल लॉजिस्टिक वाला जो है एक्सेस है, उसको दे देते हैं और वो वहां पर भिजवा देते हैं। ठीक है। अब इसमें 3PL और 4PL में क्या है, उसमें हमने क्या देखा। अब कुछ जगहों पर आपने ट्रेड ऑफ किसे कहते हैं, कुर्बानी देना पड़ता है। कुर्बानी क्या है कि यार एक चीज को आप वहां पर नहीं दे सकते, एक चीज को वहां पर आप नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हो, 4PL को अपने साथ मिला लेते हो। अब कुछ जगहों पर आपका आउटसोर्सिंग जो है, मतलब एक चीज को आप आउटसोर्स करते हो, एक्सपेंडिचर लगेगा, मतलब खर्चा भी है, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, खर्चे को कहते हैं, और आप उसमें जो है रेवेन्यू भी आपका ज्यादा। अब अगर आप एक चीज को खुद भिजवाते हो और 4PL को इन्वॉल्व नहीं करते, तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा लगेगा। अब एक प्रोडक्ट है और आप एक बंदे ने ऑर्डर किया है, तो आप अगर खुद वहां पर भिजवाते हो तो खर्चा। जी जी। जी, अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जी, अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर एक प्रोडक्ट किसी बंदे ने ऑर्डर किया है, और वो जो है फॉर एग्जांपल एक ऐसा गांव है जहां पर इस कंपनी की या इस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की जो है ना वहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर जो लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो भी लोकल लॉजिस्टिक वाला होता है, उसको अपने साथ मिला के उसको कहते हैं कि यार आप 4PL हमारे बन गए, और आप जो है हमारे तकरीबन, कभी कभी उसको हम दिलासा भी देते हैं कि यार आप हमारे पार्टनर किस्म के। तो उसको एक प्रोडक्ट होते हैं तो आप फिर उस पे भिजवाते हो, आप खुद नहीं भिजवाते, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है, आप गाड़ी भिजवाते हो और फिर वो गाड़ी वापस आए तो फ्यूल का भी ज्यादा, उस बंदे का कॉस्ट भी आएगा और उस फ्यूल का भी आएगा, तो ये फिर आपके लिए कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए आप अपने साथ 4PL को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा बिल्कुल कम होगी, जितना ज्यादा आपका ये चेन होगा, सप्लाई चेन का, और फिर आपका कॉस्ट कम पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट खुद वो करते तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, क्योंकि अगर आपने कहा कि यार अली बाबा एक्सप्रेस के अलावा हमने किसी और पे नहीं करना, तो फिर पेशावर में भी अली बाबा का होना चाहिए, गांव में भी अली बाबा एक्सप्रेस का होना चाहिए, फिर ये इंटीग्रेशन आपका नहीं बनेगा किसी और के साथ, फिर उस पर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। अगर एक बंदे ने एक प्रोडक्ट वो किया है, तो फिर आप एक प्रोडक्ट उसी गाड़ी में एक प्रोडक्ट को ले जाओ, फिर ये थोड़ा सा आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। जितना भी आप इतना इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, तो उतना आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि वो गांव तक वो एक गाड़ी जाएगी और वो एक चीज को भिजवाता रहेगा, मतलब वो जो है और चीजें भी भिजवाता है, तो उसके साथ इसको भी रख के वो भी भिजवाए। लेकिन वो मैंने पहले बता दिया कि उसमें वो कोड जो है आपका यूनिक रहे, वही वाला कोड जो चाइना से बन गया है, उसी को आपने देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक दोस्त को, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मैंने एक दोस्त को, वो जो था सर दर्द उसका ज्यादा था, तो यहाँ पे एक मौलवी साहब था, तो वो जाफरान, जो मैंने उस बंदे से कोई जाफरान, उसको जाफरान कहते हैं, उसके लिए तावीज बना ली। तो वो तावीज जब बना लिया तो मैंने वो भिजवा दिया पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। तो वो जब उसने मुझे वो कोड दे दिया कि यार ये कोड अपने पास रखिए, इसको ट्रेस किया, तो वही कोड वो मैं ट्रेस करता, फिर उसने किसी और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को वो दे दिया। जब उसको दे दिया, वही कोड था, वही जो पाकिस्तान में मेरा वही कोड बना था, उसी को मैं देखा। उसने वो कोड तो अंदर वो सेकेंडरी कोड तो बना लिया, लेकिन प्राइमरी कोड जो मेरा था
उसको चेंज नहीं किया कि यार इसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको वो मैं ट्रेस करा। बाकी जो तकरीबन वो 16 के 17 दिन में उसको मिल गया, क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वो प्रोडक्ट उसको मतलब वो तावीज़ उसको मिल गया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कोड को चेंज नहीं करना चाहिए, उसको आप वही यूनिक रख लें, ताकि वो जब वो वहाँ पर भिजवा दे, उसको पता चल जाए कि यार ये प्रोडक्ट मेरा उस बंदे को रिसीव हो गया। ठीक है? अब आते हैं थोड़ा-सा बैरियर्स देखते हैं। बैरियर्स मतलब किसी चीज़ में खलल, कोई रुकावट। तो सप्लाई चेन में भी कुछ रुकावट होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। सियासी हालात की वजह से भी, और आजकल हम कोविड को भी देखते हैं कि कोविड भी एक बड़ा एलिमेंट है, और सप्लाई चेन में हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको एक केस स्टडी भी दिया था, मतलब रिसर्च पेपर। शायद आप लोगों ने उसकी समरी की है कि नहीं? की है कि नहीं? अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया है, ये ज़रूरी है, ये जो सप्लाई चेन के हवाले से ये मैंने आपको 2 पेपर्स दिए थे। एक तो हेल्थ सेक्टर से हैं, क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर वाले जो जितने भी हैं फार्मासिस्ट, उससे मैं पूछता हूँ, और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट भी किया था, अर्ज़ भी किया था कि आप लोग इस तरह कर लें कि इसकी समरी निकालें और आप इसी क्लास में प्रेज़ेंट कर, लेकिन इस क्लास में तो थोड़ा-सा हमने और डिस्कशन किया, लेकिन हम कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग वो प्रेज़ेंट करें। जी, व डॉक्टर विकार साहब, डॉक्टर हसन साहब और इनायत साहब, ये जितने भी आपके अज़ीज़ुल्लाह साहब, जितने भी हमारे ये डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं और जो मेडिकल जितने भी फ़ील्ड के साथ एसोसिएट हैं, उससे मेरा ये अर्ज़ है कि आप इसको समरी निकालें और उसको नेक्स्ट क्लास में जो है आप थोड़ा-सा इसकी प्रेज़ेंटेशन कर लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको भी साथ-साथ में कर लें। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकार साहब। जी, डॉक्टर साहब। सर गुजारिश ये रहेगी कि ज़रा प्लीज़ वो जो पेपर्स हैं दोबारा शेयर कर दें, क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में नहीं थे तो उस वक्त उनको मिल नहीं सकी वो डॉक्यूमेंट जो आपने भेजी थी। मैं ज़रूर शेयर करूँगा सर। तो वो आप देख लें और फिर उसके बाद जो इसकी समरी निकालें, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत करें कि इसमें क्या था, ठीक है? अच्छा, अब ठीक इसमें है सर। पॉलिटिकल बैरियर, अब आप देख लें, रेगुलेटरी इसलिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ इल्लीगल चीज़ें जो है ना, इसमें तो ख़ैर यूनाइटेड स्टेट्स का मिसाल है, मैं पाकिस्तान का दे दूँगा, कि जितना भी हमारा क्रॉस बिज़नेस कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब आपका नेशनल कोऑपरेशन, जितने भी आपके एक्ट हैं, या हमारा अपना जो क्या एक्ट है, ट्रेड वाला, या जितना भी हमारा कंपनीज़ ऑर्डिनेंस है, 1984 वाला, अगर आप लोगों ने पढ़े हो, हमारा अपना कंपनीज़ ऑर्डिनेंस क्या है? 1984 वाला। जी, यस डेफ़िनिटली, ओके। तो उसमें आप देख लें कि हमारे कुछ रेगुलेशन है इस कंपनीज़ के। जितने भी हमारे कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अपना जो हमारा कंपनीज़ ऑर्डिनेंस है 1984 वाला, उसमें देख लें। इसमें तो ख़ैर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्ट है, लेकिन हमारा अपना कंपनीज़ ऑर्डिनेंस जो है वो 1984 का है, उसमें आप देख लें, फिर आपको पता चले। अब ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है? ट्रेड उसमें बैरियर भी होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन होते हैं, जिसमें एक्साइज़ वाले आते हैं, आपके कस्टम वाले आते हैं, इसमें आपके टैक्स वाले आते हैं, तो वो देखते रहते हैं, और उसमें आपका हम तो कोशिश करते हैं कि इसको एक्साइज़ फ्री बना दें। जितना भी हमारा वो है, उसमें कस्टम ड्यूटी कम हो या बिल्कुल ना हो। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, बैरियर टू सप्लाई चेन इम्प्लीमेंटेशन। इसमें 2-3 चीज़ें जो बड़े मशहूर हैं। एक तो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, ये अपने साथ नोट कर लें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, इसको थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। कोई हो तो उसको नोट करें, ये मैं आपको बता दूँगा। एक ये है, ये 3 चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको अगर टाइम मिले तो हम डिस्कस, अभी भी टाइम है, मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन में ये इसको भी बता दूँगा। एक है हमारे पास ये, एक है हमारे पास अ, आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है? एक ये वाला है, दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास है नाफ्ता। नाफ्ता, ये अमेरिकन, क्योंकि इसको भी हमने पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको भी थोड़ा सा देख देख लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास फोर्थ जो है, वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है, उसके हवाले से भी हम पढ़ते
हैं। ये अगर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको खैर अपने साथ रिमाइंडर में डालूंगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो हमारा एक्साइज और ये कस्टम ड्यूटी, इसमें जो चीज़ें हैं, कौन कौन से मुल्क इन्वॉल्व हैं, और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कितने मुल्क इन्वॉल्व, ये हमारा यहीं पे है, एशियान में क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो आसियान में तो क्योंकि हमारे साथ जितने भी एशियन नेशन हैं उसमें पाकिस्तान में इंक्लूड है, उसको भी हम डिस्कस है। नाफ्ता जो है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे 3 मुल्क ममालिक जो है वो शामिल हैं, एक अमेरिका है, एक कनाडा है और एक मैक्सिको। तो उसका क्या वो लेन देन है, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सप्लाई चेन का क्या किरदार है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन में क्या किरदार है, तो उसको हम देख लेते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए आई गेस के इतना ही काफ़ी है। और ये रेगुलेटरी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हवाले से आप भी देखते हो और हम भी देखते हैं कि वॉर की वजह से या कोई रूल्स रेगुलेशन की चेंजेस की वजह से या पॉलिटिकल सिस्टम की चेंज की वजह से वो स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसको सप्लाई चेन के साथ जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि इस पे ये डिपेंडेंट है, ज़रूरी है कि इसको हम देख लें। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज होती हैं तो क्या होता है, फिर सप्लाई चेन का रुकावट आता है या इसको इन्हांस किया जाता है, तो ये उसके लिए क्या है, बैरियर है। ये बैरियर इसलिए है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, अभी मैंने इसमें मिसाल भी दिया है कि इराक और वॉर और अफगानिस्तान में जो अभी तक ये सिविल वॉर और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो उसी वजह से जो हमारा सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है वो हमारा खराब होता है या सही होता है। तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं। अच्छा, मैंने अफगान स्टूडेंट्स, यहाँ पे अफगान स्टूडेंट्स है कि नहीं है, उसको मैंने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था जी। जी, अफ़गान स्टूडेंट कोई एक मुझे इनायत तो ख़ैर हमारा यहाँ का है। अफ़गान स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि नहीं है? ये लिंक मैंने शेयर किया था अफ़गान स्टूडेंट्स के साथ कि नहीं? अच्छा, मैंने अफ़गान स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। ये देख किया है मैंने, सॉरी। अफ़गान स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहया शाह, आप अफ़गान हो या आप यहाँ पे हैं? सॉरी। सर अफगान नहीं हूँ, पेशावर से हूँ, अच्छा, पाकिस्तानी। ये नाम इस तरह मुझे लगा कि आप ये अफ़गान हैं, और ये नहीं नहीं सर, नाम अफ़गान के साथ भी इस तरह जाता, तो मैं समझा किया। यहाँ पे नहीं है। मैंने उसको एक असाइनमेंट दिया नहीं था नहीं। ड्राई फ्रूट का, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा कि ड्राई फ्रूट का सप्लाई चेन, क्योंकि हमने देखना है कि अभी उसके हालात क्या हैं, थोड़ा सा ये भी उसमें डाल दें कि उसमें पॉलिटिकल बैरियर, इकोनॉमिक बैरियर क्या है, क्योंकि आजकल बड़ा वो हालात भी वहाँ पर साजगार नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखना चाहते हैं कि वहाँ पर सप्लाई चेन का नेटवर्क कैसा है। तो मैंने उसको ये असाइनमेंट दिया था कि आप नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करें, एक 10-15 मिनट, ताकि लोगों को पता चल जाए। अच्छा, इसमें मैंने ये कुछ चीज़ें आपको बता दी। ये देखिए, यहाँ पे डिस्कस भी किया है थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये 3-4 मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पाकिस्तान के हवाले से हम इसको देखते हैं। आसियान और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर अभी टाइम है तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अभी कर लेते हैं आज के लिए। फिर हमारे पास अभी टाइम है, 20 मिनट्स हैं, तो थोड़ा सा अभी नाफ्ता एग्रीमेंट को थोड़ा सा देख लें। पहले हम स्टार्ट लेते हैं नाफ्ता एग्रीमेंट से। तो ये माइक अपना थोड़ा सा ऑफ रखिए। ये ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे थोड़ा स्लो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा, ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा था, लेकिन वो वेबसाइट शायद यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, उसके लिए कोई मसला है। तो खैर, मैंने विकिपीडिया को ओपन किया, उसमें ही हम देख लेते हैं।
अच्छा, नाफ्ता जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने पहले बता दिया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन लोगों का जो आपस में जो एक ब्लॉक बना है ट्रेड का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, और उसमें जो है उसमें जो कस्टम और जो ड्यूटी लगती हैं तो वो उन लोगों ने फ्री किया। तो अगर आप देख सकते हैं तो इन लोगों ने 1980s में ये एग्रीमेंट बनाया था, और फिर उसके बाद जो है 1994 में फिर ये दोबारा एग्रीमेंट आ गया, 1988 में फिर कनाडा। तो ये क्या है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट लोगों ने बनाया था कि इसमें हमारा जो कॉपरेशन हो, मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसमें कोई बैरियर ना आ जाए। मैं बैरियर के हवाले से बता रहा हूँ कि उसमें कोई बैरियर ना आ जाए। तो जितने भी आपके लेबर्स, अभी तो मेरे ख्याल में मेक्सिको का थोड़ा सा मसला है, और कनाडा और यूएस का तो मेरे ख्याल में लेबर फ्री मूवमेंट है, और वहां पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में मसला बन गया कि लोग वहां से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में भी मसला बन गया। लेकिन अभी तक जो नाफ्ता एग्रीमेंट के हवाले से था कि वहां पर लेबर फ्री मूवमेंट था, मतलब एक जगह पे काम करना, दूसरी जगह पे काम करना, तो उसके लिए इकोनॉमी को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इन लोगों ने ये एग्रीमेंट बनाया था। लेकिन उसमें ट्रेड बैरियर जो है फिर बाद में थोड़ा सा इफेक्ट हुए हैं। मतलब ये जो यूएस के हालात थे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूज भी दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब 2017 में आया तो उसने थोड़ा सा इसको रिप्लेस किया। अभी मैंने जो पहले भी हालात बता दिए ना कि उसमें थोड़े से हालात चेंज हो गए, तो उसमें फिर कनाडा एंड मैक्सिको के साथ जो नेगोशिएशन थी तो वो थोड़ा सा वो इफेक्ट हुई हैं, और उसको थोड़ा सा रिप्लेस किया है। तो उसको फिर उन लोगों ने एक नाम दिया है दोबारा मार्च में, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। अब यूएसएमएसएमसी है, क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं था, अभी पता चल गया, क्योंकि मैं तो नाफ्ता के नाम से अभी तक इसको जानता था। शायद ये अभी 2020 में उसको चेंज किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है इसी न्यूज की वजह से। तो ये क्या है कि नाफ्ता एग्रीमेंट में इन लोगों ने क्या किया था कि अपनी जितने भी कस्टम ड्यूटी और ये टैक्स, इसको थोड़ा सा हटाया था, ताकि इसको ट्रेड को ज्यादा अहमियत दी जाए, और फिर अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा मतलब आगे ले जाए। तो ये क्या था कि ट्रेड बैरियर को खत्म कर, यही ट्रेड बैरियर होते हैं सप्लाई चेन में भी इसी तरह। आपने बैरियर को कम करना, अगर आपने थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब अपने प्रोडक्ट को ले जाना है, मतलब ये जो अभी बीआरआई कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो इसलिए यही चीजों को वो करे कि अपने जो कस्टम ड्यूटी और जितने भी ये बैरियर है उसको खत्म करने की कोशिश करें, कि एक ही बेल्ट हो, और वो अपने प्रोडक्ट को जो है किसी भी मुल्क में वो ले जाए, मतलब दुनिया के कोने कोने में जो है वो प्रोडक्ट वो इजीली अवेलेबल हो। तो ये चाइना का एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट है बीआरआई का। और बीआरआई के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बीआरआई के कुछ पेपर्स मेरे पास हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा पेपर्स दिए जाएं तो थोड़ा सा मसला रहेगा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो डिस्कस करें, लेकिन हम उसको नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसका वेबसाइट मैं देखता हूँ कि वो वेबसाइट मिल जाए, आसियान। अच्छा, ये वेबसाइट है आसियान में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। अब ये क्या है कि जितना भी आपका पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी हमारे ममालिक हैं, उसके साथ जितने भी कोलेब्रेशन है, सोशल प्रोग्रेस है, रीजनल पीस है, या जो भी है ट्रेड के हवाले से है, तो ये हम आसियान के थ्रू करते हैं। आसियान हमारा एक कॉपरेशन, जिस तरह नाफ्ता जो है यूएस और उसका कॉपरेशन, इस तरह यूरोपियन यूनियन है, तो वो उन लोगों का जो है एक वो है एग्रीमेंट है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक इकट्ठे हुए हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते हैं, और उसके लिए एग्रीमेंट नई पॉलिसीज बनाते हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि हम कस्टम ड्यूटीज को थोड़ा सा कम कर लें, और हमारा एग्रीमेंट जो है आगे जाए, जिस तरह बीआरआई वाले कर रहे हैं कि किसी तरह जितने भी ममालिक हैं वो अपने साथ मिला रहे हैं। जिस तरह ये सी पैक यहाँ पे है, श्रीलंका में एक कॉरिडोर इन लोगों ने बना लिया, तो ये अपने आप को इस तरह आगे ले जा रहे हैं। तो आसियान क्या है, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा एक मेंबर, हम भी इसके मेंबर हैं आई गेस, ये इसके कुछ मेंबर हैं।
मैं बता दूंगा कि कहाँ पर वो मेंशन है। ये खैर इसकी हिस्ट्री जरा देख लें। ये 1967 को ये मतलब एसोसिएशन बन गया है और उसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो साथ में आए हैं। फिर पाकिस्तान इसमें आया था, पाकिस्तान इसमें था। एक हमारा है एसीओ, वो भी हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी देख लेते हैं। ये है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये ममालिक है, आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, ये अज़रबैजान है, ईरान है और कज़ाकिस्तान है। फिर उसके साथ ये जो है कर ये दूसरा मुल्क है उसके साथ, ये पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ताजिकिस्तान है, तुर्की है और तुर्कमेनिस्तान है और इसके बाद जो है उज़्बेकिस्तान। तो इन लोगों का जो कॉपरेशन बना है, ये जो हम ये बेल्ट देख रहे हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं अफगानिस्तान के थ्रू जो है वहाँ पर जाते, तो ये हमारा किस वजह से है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा एग्रीमेंट है कि हम अपने ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और एनर्जी, इसी तरह जो है पार्टनरशिप। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ याद हो, इससे पहले ये जो टापी प्रोजेक्ट था, टापी टापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मेरे ख्याल में इंडिया है कि ईरान है, अब ये मैं भूल गया हूँ। ये गैस के बारे में एक प्रोजेक्ट था, टापी प्रोजेक्ट। किसी को अंदाजा हो? अफगान स्टूडेंट्स यहाँ पे है नहीं कि मैं उससे पूछ लूँ। एक अफगान स्टूडेंट्स आज मुझे टापी प्रोजेक्ट के बारे में तो बता देना, टापी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये टापी प्रोजेक्ट बड़ा अहम प्रोजेक्ट था। ये गैस के हवाले से, ये तुर्कमेनिस्तान से गैस आ रहा था और ये गैस जो है ना, इसी तरह ये एक बड़ा पाइप जो है यहाँ पे बिछाया जाएगा। लेकिन ये अगर कोई अफगान स्टूडेंट्स हो वो मुझे बता सकता है। जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कोई किसी को अंदाजा है ये टापी प्रोजेक्ट के बारे में? अच्छा नहीं है। यही टापी प्रोजेक्ट जो था, ये एक इसी चार ममालिक में से एक ऐसा एग्रीमेंट था कि वो गैस की पाइप को इसी तरह हो गई। तो ये भी आप सप्लाई चेन में डाल लेते हो कि यार सप्लाई चेन का ही हिस्सा है कि किसी तरह आप अपने रोड्स और अपने जितने भी काम है उसको लिंक किया जाए। तो ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में आप ये भी देखते हो कि हमारा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक किस तरह रहेगा। उस पे ड्यूटीज नहीं लगेगी, उस पे इतना टैक्स नहीं लगेगा, उस पे कस्टम ड्यूटी फ्री होगी। तो ये आप इसी वजह से करते हैं। अगर इसी एग्रीमेंट को उठाया जाए और उसमें ये नए जो जितने भी चीज़ें देख लें, तो उसमें अभी ये जो रिसेंटली हालात अफगानिस्तान में खराब हुए थे, तो उसमें मेरे ख्याल में टैक्स को फ्री किया था, टैक्स इस पे नहीं लगा। अच्छा, ये हमारा टाइम भी आउट हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये किसी ने, रहमत अली साहब ने कहा है कि इसी ये जो है अभी स्टॉप हुआ है ड्यू टू अफगान कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईरान। अच्छा ठीक है, तो अभी इसी एग्रीमेंट को स्टॉप किया गया है। तो शायद मैं यही सुनना चाहता था कि कोई अफगान स्टूडेंट बताए, लेकिन सर ने बता दिया। ये इसी को स्टॉप किया गया है। ये एक प्रोजेक्ट था जो बड़ा अहम प्रोजेक्ट था गैस के हवाले से। अच्छा, ये था थोड़ा बहुत आपको बता रहा था कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीमेंट है, सॉरी, हमारे जितने ममालिक के एग्रीमेंट्स हैं, उसके थ्रू आप अपने ट्रेड को या उसके ट्रेड बैरियर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अच्छा, कोई सवाल हो इसके हवाले से? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी। जी, अगर किसी के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को वाइंड अप करें। जी, किसी का सवाल है? जी। हेलो। जी, जी सर, सुन रहा हूँ। जी, सुन रहा हूँ। सर, ये जो ईसीओ था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी, जी। तो बेसिकली इट वाज फाउंडेड इन 1985 by three countries: Iran, Pakistan and Turkey.
जी जी तो सर, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम यूरोपीय यूनियन की तरह एक मार्केट प्लेस वो है इस्टेब्लिश करेंगे, बिल्कुल और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इसके तरह मतलब उससे रेवेन्यू इस तरह ट्रेड और सप्लाई चेन होंगी। बिल्कुल। तो क्या वो अभी भी वो उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस है, या अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब वो अभी वो काम कर रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस है या नहीं है अभी सर ऑब्जेक्टिव तो उसका अभी भी है, लेकिन मसला ये है रिगार्डिंग कि सप्लाई चेन? सर मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट के जितने भी नए पॉलिसीज बनते हैं या नया गवर्नमेंट आता है, तो वो एक किस्म का बैरियर है इस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो इसलिए कि नया गवर्नमेंट आते हैं तो वो अपने लिए नए पॉलिसी बनाता है, नया फॉरेन पॉलिसी बन जाता है, तो फिर वो उस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैरियर बन जाता है। तो इसी वजह से ये स्टॉप हो जाते हैं। और अगर आप देख ले तो अभी हालात ये हमारा जो अफगानिस्तान, जिसको हम हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं, तो इसी वजह से भी हमारा जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज होता है। तो अगर आप उसको उठा ले तो वहाँ पर अगर ये अभी ये जो नया सिस्टम बना है वहाँ पर, तो उसी वजह से भी हमारे जो हालात हैं या रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप उस पे भी इम्पैक्ट आया। तो इसी वजह से जो है ये कुछ ना कुछ जगहों पर ये खराब है। हमारा तो मकसद ये होता है ईसीओ का कि किसी तरह ये ट्रेड फ्री जोन बन जाए, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पर लेबर भी वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन ईसीओ का भी यही कॉन्सेप्ट था कि किसी तरह ये इस तरह की जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, कुछ ममालिक की वजह से, जिसमें ईरान और जितने भी ये और हमारे साथ और बॉडीज़, मतलब ये जो ताजिकिस्तान है या कोई और है, ये जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, इसी वजह से ये इसको खराब होता है। ये जो हमारा एग्रीमेंट है, ये सही तरीके से काम कर नहीं करे। क्योंकि हमारा तो कोशिश होता है कि हम इसको ट्रेड फ्री ज़ोन बना लें, कि हमारे लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएँ जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिले, वहाँ पर काम करें। लेकिन इसी ये कुछ हमारे पॉलिटिकल जो बैरियर आ जाते हैं, उस वजह से ये बंद हो जाता है। तो अभी जो ईसीओ है वो तो है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो उन लोगों का अपना एजेंडा है, मेरे ख़्याल में वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह इसको पॉसिबल में लाया जाए। जी। जी, कोई और सवाल? इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, ये चैट में कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर 4, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए हम वो समरी भी मैंने बता दिया कि वो समरी में भी काम कर लें। और अफ़गान स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वो जो ड्राई फ्रूट का मैंने आपको बताया था कि आप उस पे जो है एक सेशन 10 मिनट का बताएँ हमें कि तो हम इंशाल्लाह उस पे हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।